नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपने पिछले करीब 60-70 घंटों में लगातार गोदी मीडिया में एक खबर देखी होगी। दरक गया इंडिया गठबंधन। और इंडिया भी नहीं लिखते हैं, इंडिया लिखने में शायद शर्म महसूस होती है या ये डर होता है कि कहीं साहिब नाराज ना हो जाएं, आका क्रोधित ना हो जाएं, तो इंडी गठबंधन लिखते हैं। दरक गया, बिखर गया, टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। जितने शब्द समझ पाते हैं या डिक्शनरी में पढ़ पाते हैं शब्दकोश में हिंदी वाले, वो सब इस्तेमाल कर लिए। कुछ यूट्यूब चैनल्स पर हम लोग के समान जो अलग-अलग विचार रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे के भीतर कि कुछ रिपोर्ट आई कि एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, रातों-रात पलट जाएगा, खेल टाइप में देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। लेकिन ये 60-70 घंटे का जो ऑपरेशन था, देखिए एनालिसिस करने वालों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सबका अपना निजी एनालिसिस होता है। हमारा भी निजी एनालिसिस है, कई लोग सहमत होते हैं, कई असहमत होते हैं और मैं तो असहमति के अधिकार को सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ। लेकिन जो नैरेटिव गोदी मीडिया ने फैलाया कि दरक गया, टूट गया, 60 घंटे 70 घंटे का ऑपरेशन जो रहा मोदी और शाह का और स्पेशली शाह का, ये सारा ऑपरेशन फेल हो चुका है। और इस पूरे ऑपरेशन में मोटिव ये था कि राहुल को किसी तरह इंडिया अलायंस में विलन बना दिया जाए और विलन ऐसे बनाया जाए कि इंडिया अलायंस में सभी डायरेक्ट राहुल पर हिट करना शुरू कर दें और उसके लिए सबसे आक्रामक छवि की नेता जिन्होंने मोदी जी को सबसे ज्यादा पानी पिलाया है और किस टाइप का पानी, प्यास वाला पानी नहीं, चुनावी मैदान में पानी पिलाया है, ममता बनर्जी के जरिए ये पूरा प्लान किया। इस प्लान में ममता बनर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी को वो, क्योंकि ममता बनर्जी की आक्रामक छवि है, वो बेबाक बोलती हैं और उतना पर्याप्त हो जाता है गोदी मीडिया के लिए। लेटेस्ट बयान जो आया वो शरद पवार का है, लेकिन मैं शरद पवार का लेटेस्ट इसलिए लेटेस्ट मतलब बाद में ही आऊंगा उस पर। दरअसल एक सामान्य ये प्रक्रिया है राजनीति में, चुनावी हार और जीत के बाद तो खैर जश्न ही होता है, लेकिन हार के बाद आरोप प्रत्यारोप, रूठना मनाना, ये होता ही होता है। इसको कोई कहे कि रॉकेट साइंस नहीं होता नहीं है, तो उसे भारत की राजनीति का र नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। ये होता है पार्टी के भीतर। ये तो गठबंधन है। इंडिया क्या है? इंडिया अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का एक समूह है जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर या एक ऐसे विचार पर जहां पर सबकी संपूर्ण विचारधारा के कुछ लाइनें, कुछ विचार, कुछ बिंदु जहां पर कॉमन हो जाते हैं वहां पर इकट्ठा हो गया। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की एक विचारधारा हो सकती है? क्या समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की एक विचारधारा हो सकती है? क्या लेफ्ट की और ममता की एक विचारधारा हो सकती है? जिस लेफ्ट को समूल उखाड़ दिया बंगाल से, उस लेफ्ट की विचारधारा क्या ममता बनर्जी की विचारधारा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन एक मंच पर है, एक साथ है। इसीलिए बैठक भी होती है, जो है कि इंडिया अलायंस की बैठक। हाँ, कांग्रेस का किरदार क्या है ये समझना होगा, कांग्रेस की भूमिका क्या है, रोल क्या है इस पूरे इंडिया के फिल्म में समझना होगा। कांग्रेस ऐसे रोल में कई बार दिखती है कि बनाया था उसे हीरो और वो खुद ही कॉमेडियन बन जाता है, जॉनी लीवर का रोल करने लगता है और फिल्म फ्लॉप करवा देता है। हीरो तो हीरो की ही भूमिका में रहना चाहिए ना। अब हीरो कहने लगता है कि कॉमेडी भी मैं ही कर लूं, तो कांग्रेस की वो गति है। वो कॉमेडी वाला रोल भी खुद उसको कॉमेडी वाला ज्यादा पसंद आता है। कहा जाए हीरो बन जाओ, कहता नहीं कॉमेडी करेंगे। महाराष्ट्र में, हरियाणा की हार के बाद ही सुगबुगाहट थी। जिन राज्यों में भी आमने सामने की फाइट में होती है, कांग्रेस बीजेपी के हाथों में जीत सौंप देती है, थाली में परोस देती है या कहिए बेच देती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी थी, साथियों के साथ कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा दुरुस्त रहता है, जैसा लोकसभा चुनाव में दिखा। जितनी सीटें जीती हैं 100, मान लीजिए
एक निर्दलीय जो बागी था जीत के आया, उसको जोड़ करके 28 छोड़ के बाकी सब सहयोगियों की मदद से है। और जिन राज्यों में जहां पर आमने सामने 10 राज्य जहां आमने सामने भाजपा और कांग्रेस हैं, वहां पर कुल मिला के 28 सीट जीत पाई। अगर वहीं पर परफॉर्मेंस ढंग का की होती तो आज मोदी जी किसी भी स्थिति में सरकार मशीन की मदद के बावजूद सरकार बनाने की हालत में नहीं होते। कम से कम 20 से 30 सीट का डेंट बहुत आसानी से दे सकती थी। लेकिन ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र में हारने के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से ये कहा कि मैं बंगाल में बैठ करके भी, कोलकाता बैठ करके भी हम, मेरा दायरा राज्य ही है, कोलकाता ही है, बंगाल ही है, उस चौहद्दी को, उस सीमा के बाहर मुझे नहीं जाना है, लेकिन यहां बैठ के भी इंडिया अलायंस को चलाया जा सकता है, चला सकती हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या ममता बनर्जी राजनीति करने नहीं आई हैं? इस देश में कितने पॉलिटिशियन हैं जो ममता बनर्जी से ज्यादा सड़क पर लाठी खाए हैं? कितने, आज के दौर के कितने हैं? मुझे लगता है आज के दौर में कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसके सर में इतनी पट्टी बंधी हो, पैर में पट्टी बंधी हो, प्लास्टर लगे हो, अस्पताल में एडमिट रही हो। कोई महिला या पुरुष, कोई नेता इस देश में आज की तारीख में होगा नहीं ममता बनर्जी जैसा। ममता बनर्जी ने यह भी साबित किया है कि मोदी और संघ के राजनीतिक कॉकटेल, ये जो दोनों का कॉकटेल है, कई बार लगता है कभी दूर दूर कभी पास पास टाइप में, ये कभी दूर नहीं होते, ये हमेशा पास हैं, एक दूसरे के पूरक है, इनके एक दूसरे के बगैर काम इनका नहीं चलने वाला है। तो ये कॉकटेल है मोदी स्टाइल का और संघ की वही पारंपरिक विचारधारा का। इस कॉकटेल को अगर किसी ने गिलास से बार बार पलट के गिरा दिया है, हलक के नीचे नहीं जाने दिया है अपने सूबे में, तो वो ममता बनर्जी हैं, बार बार साबित की हैं। ममता बनर्जी के बोलने पे ये हमारे निजी विचार बता रहे हैं, अभी हम आपको पॉलिटिकल विचार बता देते हैं। ममता बनर्जी के कहने में कोई बड़ा आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन इसी को इतने पुरजोर तरीके से, वो जो मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन पूरा चला, बाकायदे पूरा ऑपरेशन चला, देश भर की मीडिया बिल्कुल टूट पड़ी कि गठबंधन खत्म, इंडिया अलायंस खत्म, छिन्न भिन्न टूट गए। कुणाल घोष ने, हालांकि इसके बाद मैं शब्दशः बता दूं, कुणाल घोष ने इस पर सफाई दी, ममता बनर्जी की पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कुणाल घोष ने कहा कि ममता दीदी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की स्थापना उन्होंने की है और यह बीजेपी के खिलाफ एक जरूरी मोर्चा है। उनकी प्राथमिकता है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी को दिल्ली में कुर्सी की कोई चाह नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन उनके नेतृत्व की मांग करेगा तो वह केवल ऐसा केवल कोलकाता से ही करेंगी। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो सिर्फ कोलकाता से करेंगी, दिल्ली नहीं कि वो बंगाल छोड़ के दिल्ली बैठ जाएंगी। घोष ने और साफ कर दिया, ममता बनर्जी का फोकस पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के विकास और जनता के कल्याण पर है। अगर इंडिया अलायंस उनसे नेतृत्व की मांग करता है तो कोलकाता से ही नेतृत्व करेंगी, उन्हें दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इस प्रकार कहा। अब ये समझिए भाई, दो आदमी झगड़ा है, तीसरा फर्जी में ताली बजा बजा के उछल रहा है, वही हाल है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया कांग्रेस का, कांग्रेस ने कहा चर्चा करेंगे। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने कहा ममता बनर्जी को ऐसा लगता है पर हमें ऐसा नहीं लगता, चर्चा करेंगे। मैं एक एक का स्टेटमेंट, ये नहीं कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, जिस स्टेटमेंट को लोगों ने मतलब उसको उसी के जरिए ये नैरेटिव सेट किया, उन बयानों को भी समझिए। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है पर हमें ऐसा नहीं लगता, चर्चा करेंगे। उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है, हम तो कांग्रेस के कहने से चलते हैं। इसमें क्या बुराई है? क्या ममता बनर्जी के डिसीजन से जयराम रमेश या वर्षा गायकवाड़ ये चलने के लिए बाध्य हैं? कांग्रेस में ये गुण जो वर्षा गायकवाड़ में है, यही गुण तो नहीं है कि अपनी लीडरशिप के फैसले के साथ चलें। वो तो भाजपा की लीडरशिप के फैसले का इंतजार करते हैं। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, अपने नेता के प्रति निष्ठावान। अब वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की कोई लीडर या सांसद क्या कहते, नहीं हम आज से ममता बनर्जी के साथ हैं, राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं। आप बताइए क्या ऐसा संभव है? उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत आई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा बकायदे
कि ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर वो आगे आती हैं तो हमें खुशी होगी। अब बताइए, कांग्रेस ने कह दिया खुशी होगी अगर ममता बनर्जी आगे आती हैं तो। यहां पर रिप्लेसमेंट वाला नैरेटिव चलाया जा रहा था कि ममता आएंगी तो राहुल को रिप्लेस करेंगी, मतलब वही कौन, झगड़ा लड़ाने वाला, झगड़ा लगाने वाला। ये भारत में हर आदमी इस कला से वाकिफ होगा, क्योंकि सामान्य रूप से ये हम लोगों के आम जनजीवन में, रूटीन लाइफ में हम लोग के शामिल हो चुका है। तो जब कांग्रेस ने ही कह दी, अब उसके बाद रामगोपाल यादव का एक बयान बड़ा चर्चा में आया। उनके बयान पर चर्चा ही क्यों करें, जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है कि अपने बेटे के लिए उन्होंने किसी से मुलाकात की थी। रामगोपाल यादव, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर, इस बात से अखिलेश यादव असहमत हो सकते हैं, रामगोपाल यादव हो सकते हैं, शिवपाल यादव हो जाए या कोई भी हो जाए, लेकिन आम कार्यकर्ता जिले जिले में घूमने आप निकल जाइए, आम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता से पूछिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लोग कहने वाले हैं कि प्रोफेसर साहब क्या हैं, प्रोफेसर साहब की मंशा क्या होती है, प्रोफेसर साहब पार्टी के लिए कितने फायदेमंद है, चाचा हानिकारक हैं या चाचा लाभदायक हैं। ये समाजवादी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता जानता है, उसके लिए विधायक और सांसद होना जरूरी नहीं है, वो सब जानते हैं और सब बोलते भी हैं। तो रामगोपाल यादव के बयान को, उस आदमी को जिसके बारे में उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या राय है, ये कम से कम पत्रकार जो इस नैरेटिव को बनाते हैं, वो कम से कम अगर वाकई पत्रकार हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जाके पूछ लें रामगोपाल यादव के बारे में उनके विचार क्या हैं। कैमरा ऑन करने पर थोड़ा हो सकता है झिझक हो कार्यकर्ताओं में, कुछ तो कैमरे पे ही बोल देंगे, और कैमरा बंद कर दो तो पूरा पुराण सुना देंगे सपा के कार्यकर्ता प्रोफेसर साहब के बारे में। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, प्रोफेसर साहब को भी पता है उनके बारे में कार्यकर्ता क्या कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले ने कहा सीएम ममता इंडिया गठबंधन का जरूरी हिस्सा है। साफ साफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह भारत की शीर्ष नेताओं में से एक हैं। हमारे देश की जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। अगर ममता बनर्जी और अधिक जिम्मेदारी लेना चाहेंगी तो हमें अत्यंत खुशी होगी। इसमें लड़ा कौन किससे, ये कोई बताए हमको। इन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी जिम्मेदारी लेंगी तो हमें खुशी होगी। शिवसेना की तरफ से क्या बात आई, शिवसेना ने भी कहा कि जो है हम एक हैं, अगर कोई छोटे मोटे मतभेद हैं तो उसके लिए ममता बनर्जी से हम बात करेंगे। हम एक हैं, छोटे मोटे मतभेद तो वही कहे ना पार्टी के भीतर। अब या तो मतभेद वहां नहीं नजर आएंगे जहां मोदी और शाह का युग हो, कोई नेता बोल ही नहीं पाएगा, कोई नेता बोलेगा नहीं। योगी का स्टाइल हो कि उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं बोलेगा, और कमरा बंद कर लो, नेता को 5 मिनट विश्वास में आप ले लो कि बाहर बात लीक नहीं होगी, फिर आप सुनो उससे सारा उपनिषद, सारा अरण्यक, पुराण, संहिता सब पढ़ के बता देगा कि क्या है हकीकत। उसके बाद समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो उस पर विचार करके उनका सहयोग लें। इसमें क्या बुरी बात हो गई। हाँ, एक स्टेप आगे समाजवादी पार्टी बढ़ती है, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया। उसमें भी क्या गलत था, उसको मैंने ओपनिंग में कहा, रिमार्क में सपा नेता ने कहा जहां जहां विपक्ष की सरकार नहीं बन पाई वहां पर मुख्य रूप से बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी थी। इसमें क्या गलत बात है। ये तो ऐसा सत्य है जो स्वतः सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना है, कोई गणितीय फॉर्मूला या भौतिकीय फॉर्मूला कोई अपनाना नहीं है। ये स्वतः सिद्ध है कि कांग्रेस जहां जहां, शुरुआत में वीडियो में मैंने यही बताना शुरू किया, जहां जहां कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में है वहां वहां लुटिया डुबाती है। अब कुल मिला जुला करके यह मसला इंडिया अलायंस में फूट और दरार का है ही नहीं है। यह मसला है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस अपने बारे में एक बार आत्ममंथन करे, और फिर इंडिया अलायंस की बैठकें जब अलग अलग वैचारिक समूह के लोग, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग भाषा के राजनीतिक दल
एक मंच पर एक साथ है इंडिया अलायंस के रूप में, तो क्या महीने भर पे 2 महीने पे एक फिक्स उनकी बैठकें नहीं होनी चाहिए, जिससे कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे, आपसी तालमेल बेहतर रहे? और सबसे बड़ी जरूरत जो है, जो इस पूरे जो अलग दिशा में जो खबर को दिखाया जा रहा था, जरूरत यह है कि कांग्रेस अपने भीतर एक मंथन करे, और मंथन वो दिखावे वाला नहीं, वो मंथन तो बहुत होता है, उस मंथन से कुछ नहीं निकलता। वो ऐसा मंथन है कि पूरा जब दही मथा जाता है तो मट्ठा बाद में तैयार हो जाता है। तो वो ऐसा मंथन करते हैं कि घोर माठा कर देते हैं, फिर मट्ठे से रायता और रायता पूरा फिर बिखेर देते हैं। ऐसा मंथन कांग्रेस करती है। तो मंथन ऐसा होना चाहिए जिस पर कुछ कंक्रीट नजर आए, कुछ एक्शन हो। नहीं तो एक के बाद एक राज्य डुबोते रहोगे, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश कर लेंगे, एक पवन खेड़ा कर लेंगे, एक सुप्रिया श्रीनेत कर लेंगी, तीनों दिन भर अलग अलग चैनलों पर चल जाएंगे, दिन भर चेहरा दिखेगा, चुनावी नतीजों को खारिज कर देंगे, और फिर अगला चुनाव आएगा और फिर हार जाएंगे। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी, और शायद सृष्टि के नियम को सबसे बेहतर कांग्रेस समझती है कि ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए। साइकिल है, रुकना नहीं चाहिए, घूमते रहना चाहिए चक्का। हारो, नतीजा खारिज करो, और आगे कुछ नहीं करो। उस पे मशीन पर सवाल है तो मशीन पे लड़ो फिर आर पार की लड़ाई। आप मुद्दों की क्राइसिस है, नेताओं की क्राइसिस है, संगठन की क्राइसिस है, तो उससे निपटो। स्लीपर सेल हैं, दूसरे पेरोल पर लोग हैं, तो उनको हटाओ, सर्जरी करो, कैंची चलाओ। नहीं, मंथन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और फिर अगले चुनाव में हारने की तैयारी में जुट गए। ये उल्टा है, हारने की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस पर तो सवाल, इस पर तो सामूहिक रूप से, इसमें इंडिया गठबंधन टूटने उठने नहीं है। अगर इस वजह से टूटता है इंडिया गठबंधन, तो टूट जाए तो भला, फिर कांग्रेस को अलग करके एक थर्ड फ्रंट भी बना ले तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस विषय पर सामूहिक रूप से जितने कांग्रेस के सहयोगी हैं सभी कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं और एक भाई बिल्कुल आवारा है, कुछ नहीं करता है, जो करता है वो उल्टा ही गलत ही करके आता है, तो 3 भाई क्या उस पर सवाल उठाएंगे तो परिवार टूट जाएगा? बताइए, सब परिवार वाले लोग हैं। 4 भाइयों में एक अगर बिल्कुल हर जगह उसको काम दिया जाए, जाओ ये काम करके आओ, वो आए नुकसान ही करवा के आए, तो घर में क्लास लगेगी, सवाल पूछे जाएंगे। वो भले बड़ा भाई हो, तीनों छोटे होंगे, 3 छोटे वाले भी चढ़ेंगे, चढ़ाई करेंगे, और करना भी चाहिए, तभी बड़ा वाला सुधरेगा। और नहीं सुधरेगा बड़ा वाला, अगर उसको नहीं सुधरना है, मान लिया जिद्दी है कि हम डुबाएंगे ही, सत्यानाश करेंगे ही, तो घर छोड़ के चला जाएगा। लोग चले जाते हैं घर छोड़ के उठ करके, कि हमारे घर में कदर नहीं है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा, कोई नहीं कदर करता, घर छोड़ के चले गए। तो फिर बड़ा भाई घर छोड़ के जाएगा, और कोई क्यों जाएगा? तो ये बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है। इसीलिए मैंने कहा कि एक एक करके शरद पवार ने भी, आज शरद पवार इस इंडिया अलायंस के सबसे सीनियर लीडर हैं। शरद पवार ने भी कहा कि ममता बनर्जी बड़ी नेता है, अगर वो आगे बढ़ती हैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तो अच्छी बात है, आना चाहिए आगे। कोई अगर जिम्मेदारी लेने के लिए, अलायंस को मजबूत करने के लिए आता है आगे और सवाल खड़े कर रहा है, तो सवाल खड़ा करना टूट जाना है। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? सवाल किए जाते हैं। तब तो फिर लोकतंत्र से देश टूट जाना चाहिए, देश टूट जाता है, लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए। टूट का डर वहां पे होता है जहां रिजिडनेस होती है, जहां सवाल नहीं होते हैं, और ये सब व्यवस्था होती है तानाशाही में, सवाल नहीं होते हैं, फिर टूटना, बिखरना, सब उपद्रव और अराजकता सब वहीं पैदा होती है। सीरिया में 13 साल पहले एक 14 साल के लड़के ने दीवार पर इबारत लिख दी थी, वो कहानी फिर बताएंगे। और 53 साल की सत्ता बाप बेटे की, असद की, उखड़ गई, किरदार जुड़ते गए, लेकिन वो 14 साल का एक छात्र था जिसे
वहां की स्थानीय पुलिस ने 26 दिन यातना दी थी। पहले यातना दिया, उसने दीवार पर लिख दिया कि अब तुम्हारी बारी डॉक्टर। असद का परिवार डॉक्टर चिकित्सक परिवार है, अब तुम्हारी बारी, अब आपकी बारी डॉक्टर। और 13 साल पहले 14 साल के छात्र ने जो लिखा, 14 साल बाद वही हुआ। अब ये भी नहीं पता है कि असद जीवित हैं या नहीं जीवित हैं। अब तक तो, जब तक ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं पता है। इजाजत दीजिए, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इबारत दीवार पर लिखी गई इबारत अगर कोई पढ़ पाए तो फिर बहुत सारे संकट आए ही ना। और कांग्रेस को कई बार दीवार पर लिखी इबारत भी पढ़ने में दिक्कत होती है, वो पढ़ नहीं पाती। उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।